Hello everyone, myself Sahil Garg from Quintet. ये वीडियो CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स के लिए है। ये वीडियो आप लोगों को एक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करेगी अपने FSA टॉपिक में बढ़ने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेशन को कवर करा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फ्लो ऑफ फंड ऑफ अ कंपनी समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई कंपनी अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करती है, उस प्रॉफिट्स को बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करा जाता है एंड अकॉर्डिंगली हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे कैसे क्या क्या इंपैक्ट्स आते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बेस बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग तीनों की तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करेंगे ताकि हम लोग फ्लो ऑफ फंड को ढंग से समझ सकें और आने वाली क्लासेस के अंदर हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिक्स पे बात करने से पहले एक बारी इस बात को समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हमारे करिकुलम में इंट्रोड्यूस ही क्यों करा गया। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन हु वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर मेरे पास कोई आइडिया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी दी फंडिंग। और अगर हम एक कॉरपोरेट के स्ट्रक्चर को समझें, तो क्या होता है कि देयर आर कैपिटल प्रोवाइडर। द कैपिटल प्रोवाइडर कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेट और इन फॉर्म ऑफ इक्विटी। या तो हम डेट के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं या फिर हम इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। अब ये कैपिटल प्रोवाइडर मैनेजमेंट को द ग्रुप ऑफ पीपल जो बिजनेस को रन करेंगे उनको कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। अब एक बात सोचो, इस मैनेजमेंट ने इनके पैसों के साथ क्या किया, इसकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन इन कैपिटल प्रोवाइडर को होनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैपिटल प्रोवाइडर्स के साथ करता है व्हाइल इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वार्टरली कम्युनिकेशन होती है, फिर हमारी एनुअल कम्युनिकेशन होती है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वी एज अ CFA चार्टर होल्डर्स, जब हम चार्टर होल्डर बन जाएंगे, द मेन पर्पस ऑफ अ CFA चार्टर होल्डर विल बी कि हम अपने क्लाइंट की मनी को मैनेज करेंगे और अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम अपने क्लाइंट की मनी को एज अ डेट और एज एन इक्विटी इन्वेस्ट कर देंगे उस बिजनेस के अंदर। अब जब मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा कि हमने आपके पैसों के साथ क्या किया, तो हमें यह कम्युनिकेशन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में मैनेजमेंट ने क्या पैसों के साथ अच्छा परफॉर्म करा या बुरा परफॉर्म करा। बिकॉज ऑफ विच वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, वो तो अकाउंटेंट का काम है। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिखाए जाएंगे, हमको उनको पढ़ के एक वायबल डिसीजन मेकिंग तक पहुंचना है, तो हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। वी आर रिक्वायर्ड टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एन एफिशिएंट वे। सो द सब्जेक्ट इज, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजरली 3 तरीके के होंगे, और भी हमारे पार्ट्स होंगे, उसको हम जब डिटेल में बात करेंगे तब की बात है। टुडे वी आर बिल्डिंग द ब्लॉक फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मेजरली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो 3 तरीके के होंगे। वन इज द इनकम स्टेटमेंट, वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वन इज द बैलेंस शीट।
इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट नाम से सोच के देखो, इनकम स्टेटमेंट बिजनेस ने कितने अमाउंट की इनकम जनरेट करी, कितने अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करा, इस बात की जानकारी हमको कहां मिलेगी? इनकम स्टेटमेंट के अंदर मिलेगी। अब एक बात ध्यान से समझना सर, बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या कभी कोई सामान बेचते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम सारी की सारी पेमेंट अपफ्रंट कर दें, डे वन पे हम सारी की सारी पेमेंट करके लिए आए। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ये होता ही है कि हम क्रेडिट पे सामान खरीद लेते हैं। मतलब कि आज हमने सामान को ले लिया और हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा है, हम आपको थोड़े दिनों बाद पैसे दे देंगे। इस खरीद और बिक्री को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल। तो जब हमारी रेवेन्यू, जब हमारी सेल्स जनरेट होगी या फिर जब हम उसके अंदर एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे, उसके अंदर तो वो क्रेडिट सेल इंक्लूडेड होगी, उसके अंदर तो वो क्रेडिट सेल इंक्लूडेड होगी। लेकिन क्या हमारे प्रॉफिट्स जो हमने इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर देखे, अभी इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती है ये हमने बातचीत नहीं करी, जस्ट एक जानकारी ले रहे। इनकम स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को समझने की कोशिश करेंगे। एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमारा कैश प्रॉफिट या कैश लॉस था। हमने कैश में कितना कमाया या कैश में हमको कितना नुकसान हो गया, उस बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी, ये कहीं ना कहीं हमको परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के बारे में बताती है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, उसके बारे में बता रही है ये चीजें हमको। एंड दिस बैलेंस शीट विल टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंपनी, पोजीशन ऑफ कंपनी। आज तक का सिनेरियो अगर देखा जाए तो कंपनी की पोजीशन किस तरीके से मार्केट के अंदर है, और बात करते हैं इसके अंदर, और बातचीत करते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहले जब भी हम कोई बिजनेस को शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि हम लोग एसेट परचेज करेंगे। एसेट परचेज करेंगे तभी तो हमारी इनकम जनरेट होगी, जब हम एसेट परचेज करेंगे। इन एसेट का जो मेन काम है, इन एसेट्स का मेन काम क्या हो गया? हमारे रिवेन्यू को इंक्रीज करना, हमारे रिवेन्यू को जनरेट करना, यही काम है हमारे एसेट्स का। और इन एसेट्स को परचेज करने के लिए हम लोग फंडिंग लेंगे, हम लोग फंडिंग लेंगे। दीज एसेट्स विल बी फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, these assets will be financed by equity as well as these assets will be financed by liabilities, that is debt जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा। so this, इसके बारे में जो हमारी जानकारी है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इसके बारे में जो हमारी जानकारी है, दिस जानकारी विल बी गिवन इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, आइए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, चीजों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे इनकम स्टेटमेंट में हम लोग कैसे कैसे चीजों को देख सकते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जो हमारी टॉप लाइन होगी, सबसे पहले जब हम इनकम कमा रहे हैं तो उसके लिए हमने सेल्स करी होगी, कुछ ना कुछ हमने कुछ ना कुछ सामान बाजार में बेचा होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने अपने काम से कितने रुपए का रिवेन्यू जनरेट करा, दिस जानकारी विल बी प्रोवाइडेड इन द टॉप लाइन। अब सपोज हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं समथिंग, हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सपोज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टेलीविजन्स।
तो रिवेन्यू विल बी सेल ऑफ टेलीविजन, हमने कितने टेलीविजन पूरे साल के अंदर बेच दिए, बट उस टेलीविजन को बेचने के लिए टेलीविजन प्रोड्यूस हुए होंगे, टेलीविजन प्रोड्यूस हुए होंगे, उस प्रोडक्शन के अंदर हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट लग गई होगी। तो प्रॉफिट तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर हमने यहां पर 10,000 टेलीविजन को बेच दिया, 10,000 सॉरी, अगर हमने यहां पर 10,000 टेलीविजन को बेच दिया तो हम लोग 10,000 टेलीविजन पे जो हमारी कॉस्ट लगी है उसको देख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। द नेट रिजल्ट ऑफ दीज विल बी अवर ग्रॉस प्रॉफिट। कंपनी ने कितना पैसा कमाया ऑन अ ग्रॉस बेसिस। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं, सपोज मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो फैक्ट्री है इट इज इन जामनगर, और उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज इन मुंबई। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि कुछ एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इन फैक्ट्री एक्सपेंस को क्या हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। कैसे समझते हैं, सपोज मैं एक टेलीविजन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अब इस टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको मेटल लगा होगा, कुछ ना कुछ हमारी मशीनरी लगी होगी। जो भी कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन है जो मैं नेकेड आई से डिटरमाइन कर सकता हूं कि अच्छा कुछ ना कुछ प्लास्टिक लगा है इसके अंदर कुछ ना कुछ मेटल का काम हो रखा है, इसके अंदर कोई मोटर लगी होगी, ये सारी की सारी चीजें जो भी होती हैं, इसके अंदर जितनी भी चीजें हमारी कंपोनेंट लगे होंगे, उन सारे के सारे की कंपोनेंट जो कॉस्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट कॉस्ट। बट सपोज एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पर सीएफओ बैठा हुआ है, अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस में पेंट्री है उसका खर्चा है, ये सारे के सारे खर्चे भी तो हमारे डिडक्ट होने चाहिए हमारे रिवेन्यू के अंदर से, तभी तो जाके हम लोग पता कर पाएंगे कि हमने नेट में कितना पैसा अर्न करा। तो जो द कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, वो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आ जाएगी वो कॉस्ट। एंड नाउ आफ्टर दिस हम डिडक्ट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट को। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट के, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग डिडक्ट करेंगे यहां से। इनडायरेक्ट कॉस्ट सच एज सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ऑफिस, पेंट्री एक्सपेंस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक बात को समझते हैं हम लोग। कोई ऑपरेशंस को चलाने के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं, जैसे कि कोई प्लांट खरीद लेते हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते हैं। अब इस प्लांट एंड मशीनरी से हम सपोज आने वाले 10 सालों तक रिवेन्यू को जनरेट करेंगे। इस प्लांट एंड मशीनरी से हम आने वाले 10 सालों तक रिवेन्यू को जनरेट करने वाले। सोच के बताओ कि अगर ये इनकम स्टेटमेंट जहां पर मैंने रिवेन्यू कितने साल के लिख रखे हैं, रिवेन्यू ऑफ 1 ईयर, कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, इन सारे के सारे एक्सपेंस में से इज इट वायबल कि मैं सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी के एक्सपेंस को डिडक्ट कर दूं? नहीं।
अरे सर, हम प्लांट एंड मशीनरी को तो आने वाले 10 सालों तक यूज करेंगे ना। तो एक साल के अंदर, जब एक साल हमारा खत्म हुआ, सपोज ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास 1 लाख रुपए का था, एक साल जब मेरा खत्म हुआ तो मैंने कितना प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर लिया? मैं इसको 10 सालों तक यूज करने वाला था, एक साल के बाद मैंने 10,000 के प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर लिया। अभी मेरे पास 90,000 की यूजेज और पड़ी हुई है, 90,000 की यूजेज और पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ 10,000 के प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर लिया इस करंट ईयर में। तो सर मुझे एक्सपेंस भी तो उसी के, मैं एक्सपेंस को मैप कर पाऊंगा ना, मुझे उसी का एक्सपेंस तो दिखाना चाहिए यहां पे। तो इस यूजेज को, इस वियर एंड टियर को जो मैंने एक साल के अंदर अपने फिक्स्ड एसेट्स के साथ कर लिया, इस यूजेज को दिखाने के लिए मैं यहां पर पूरे प्लांट एंड मशीनरी के एक्सपेंस को डिडक्ट ना करते हुए क्या करता हूं, सिर्फ उसका डेप्रीसिएशन डिडक्ट करता हूं। डेप्रीसिएशन मतलब वियर एंड टियर जो हो गया है हमारे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, जो यूजेज, जितना प्लांट एंड मशीनरी मैंने यूज कर लिया, उस प्लांट एंड मशीनरी को मैंने जाके इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखा दिया। जितना प्लांट एंड मशीनरी मैंने यूज कर लिया, उसको जाके मैंने अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया। अच्छा, ठीक है। नाउ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपेंस, मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर पहुंच जाऊंगा। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपेंस, मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर पहुंच जाऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर पहुंच जाऊंगा। कि बिजनेस ने ऑपरेट करते हुए, पूरे साल बिजनेस ने जो ऑपरेट करा, उस ऑपरेशंस के बदले में बिजनेस ने ये वाला प्रॉफिट कमाया है। नाउ वी विल ऐड, सबसे ऊपर क्या था हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी और तरीके से भी हम कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर ले। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बिजनेस भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उस इन्वेस्टमेंट के बदले बिजनेस को कुछ इनकम जनरेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड मिल गया, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट मिल गया। तो ऐसे अदर इनकम जो बिजनेस रिलेटेड नहीं थी, उसको मैं कहां डाल दूंगा, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद डाल दूंगा उसको। अदर इनकम या एक्सपेंस जो कि नॉन रिकरिंग है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऐसे इनकम और एक्सपेंस को मैं यहां पर डाल दूंगा। नाउ वी विल डिडक्ट द इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, मैंने कैपिटल प्रोवाइडर से पैसे लिए थे ना। कैपिटल प्रोवाइड किस किस तरीके से हुई थी? कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट। इन दोनों के दोनों ने मेरे को कैपिटल प्रोवाइड करी थी। तो जब मैंने बिजनेस से पैसा कमा लिया, इस पैसों में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अपना अपना हिस्सा दे दूंगा। इन दोनों को बोलूंगा कि ठीक है, डेट आपने क्या बोला था कि आप मेरे को 10 लाख रुपए दे रहे हो, 10 लाख रुपए एट द इंटरेस्ट ऑफ 6%। तो ओके, आप अपना कितना हो जाएगा ये, 60,000। आप अपने 60,000 रुपीज को अपने पास रखो। नाउ आई एम डिडक्टिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी प्रोवाइडेड टू द डेट ओनर्स। इस कॉस्ट को मैं डेट को प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बाद जो मेरे पास बच जाएगा, दैट विल बी अर्निंग बिफोर टैक्स। आफ्टर दैट इसमें से मैं टैक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेरे पास बच जाएगा दैट विल बी अर्निंग आफ्टर टैक्स। एंड दिस मनी जो मेरे पास बच गई लास्ट में, दिस मनी, ये मेरे पास बची कुची मनी है, दिस मनी विल बी एट्रीब्यूटेबल टू माई इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इस पैसों के साथ में क्या कर सकता हूं, या तो मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ पैसा बांट सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कुछ पैसा मैं उनको बांट सकता हूं, या फिर उस पैसे को जाके मैं स्टोर कर लूंगा रिजर्व के अंदर, स्टोर कर लूंगा। मेरा कोई प्लान होगा कि आने वाले टाइम में मैं कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करूंगा,
तो क्या करा, बिजनेस ने जो पैसा कमाया उसको स्टोर कर लिया कि ठीक है, आने वाले जो हमारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है ना, उसमें उन पैसों का यूज करेंगे हम लोग। दिस इज प्राइमा फेशिया, जो हमारी जो इनकम स्टेटमेंट होगी वो इस तरीके से हमको दिखेगी, इस तरीके से हमको हमारी इनकम स्टेटमेंट दिखेगी। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे इज नोन एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये क्या बताता है? बैलेंस शीट हमको क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, पोजीशन एज ऑन डेट। आज तक के हिसाब से बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहले आएगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जो मैंने बाजार से रेज करी थी, वो कैपिटल जो मैंने बाजार से रेज करी थी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ पैसे, कुछ प्रॉफिट के कुछ पैसे तो हमने बांट दिए थे डिविडेंड की फॉर्म में, और जो बचे हुए पैसे थे दैट विल बी स्टोर्ड इन रिजर्व एंड सरप्लस। द टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम, द टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी नोन एज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। इसके बारे में और बातचीत करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या आएगी हमारी? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करने वाला हूं मैं। अब मैंने डेट लिया था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मैंने डेट लिया था, क्या मैं उसको 1 साल के अंदर पूरा पूरा पे कर दूंगा? नहीं, शायद उसमें से छोटा थोड़ा सा अमाउंट मैं पे कर दूं, लेकिन पूरा तो पे नहीं करूंगा, राइट? सो उस डेट को, उस लॉन्ग टर्म डेट को हम लोग कहां लिख देंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर उस लॉन्ग टर्म डेट को हम लोग मेंशन कर देंगे। प्रेजेंटेशन है सारी की सारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन कि अच्छा हमारी इनकम बिजनेस ने प्रॉफिट किस किस तरीके से अर्न करा है वो हमको इनकम स्टेटमेंट बता देगा। बिजनेस की पोजीशन आज की डेट में क्या है, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है, उसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट की तरफ चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट, इसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटीज के बारे में देखते हैं। करंट लायबिलिटीज जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट, हो सकता है हमने कुछ ऐसा डेट ले लिया जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देंगे, हाँ हो सकता है सर। शॉर्ट टर्म डेट, और सबसे बड़ा कंपोनेंट अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या होता है सर? ये जब हम रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, इट माइट बी पॉसिबल कि बिजनेस जो नॉर्म है हमारा, हमने उनको बोल दिया कि सर आप हमें अभी रॉ मटेरियल दे दीजिए, हम आपको पैसे थोड़े दिनों बाद दे देंगे। तो ये क्या है? आने वाले टाइम में मेरी जेब से कुछ पैसा जाने वाला है, आने वाले टाइम में मेरी जेब से कुछ पैसा जाएगा, विच इज मेरी लायबिलिटी हो गई। ये मेरी क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई, मेरी देनदारी हो गई बाजार को। तो जो मेरी देनदारी है बाजार को, जो मेरी देनदारी है, दैट विल बी कवर्ड बाय अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। इसके बाद हम लोग टोटल लगा लेंगे, टोटल ए, सारी की सारी लायबिलिटी और इक्विटी का टोटल आ जाएगा ए इस वाले के अंदर। इसके बाद हम लोग एसेट्स के बारे में बातें करेंगे। देयर विल बी अवर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी की कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो हमने अमाउंट खरीदा था। सपोज जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी थोड़े टाइम पहले, क्या था उसमें, 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी मैंने ले रखी थी। उस 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी को मैं 10 साल यूज करने वाला था, विच मीन्स 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी को मैं यूज कर चुका था। तो मेरे पास कितने प्लांट एंड मशीनरी बच गई, माइनस डेप्रिसिएशन, जो नेट नेट अमाउंट है ये मेरे पास बच गया बैलेंस शीट के अंदर। माइनस डेप्रिसिएशन, जो नेट अमाउंट है वो मेरा बच गया यहां पे। और ये डेप्रिसिएशन कहां आया था, ये डेप्रिसिएशन मेरा P&L के अंदर आ गया था, राइट। और बातचीत करते हैं। देयर कुड बी अवर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल, या फिर इसको हम डेटर भी बोल सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। हमसे कोई आदमी सामान ले गया और उसने हमें एश्योरेंस दी कि हम आपको पैसे थोड़े टाइम बाद दे देंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज अकाउंट रिसीवेबल। मेरी लेनदारी कितनी है बाजार से, मेरे पास कुछ पैसा आने वाला है, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से अगर मेरे पास आने वाले टाइम में कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा इनफ्लो होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज माई एसेट, दैट विल बी टर्म्ड एज माई एसेट। और क्योंकि ये मेरी शॉर्ट टर्म एसेट है, मतलब जल्दी रियलाइज हो जाएगा ये मेरा, दैट इज वाई अकाउंट रिसीवेबल विल बी अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर क्या हम एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रहे हैं? नहीं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि प्रेजेंटेशन होती कैसे है इसके अंदर। दिस इज द टोटल ऑफ बी। और मैंने आपको शुरू में क्या लिखवाया था सर? मैंने आपको शुरू में लिखवाया था दैट माई एसेट्स विल बी इक्विवेलेंट टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मेरे एसेट्स का टोटल क्या है? टोटल बी, एंड माई लायबिलिटी एंड इक्विटी विल बी इक्विवेलेंट टू टोटल ए। सो सर वट एवर द केस में भी, हमारे बैलेंस शीट का जो टोटल है, बैलेंस शीट, नाम देखो ना, बैलेंस शीट, हमारे बैलेंस शीट का टोटल जो है वो हमारा मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सर कुछ कुछ हमको समझ में आया इनकम स्टेटमेंट के बारे में, कुछ कुछ हमको समझ में आया बैलेंस शीट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्या चीजें बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर मुझे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अगर मुझे मैप करना हो, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अगर मुझे मैप करना हो, तो मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज बोल सकता हूं कि बिजनेस के अंदर प्रीडोमिनेटली 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। दैट इज ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। ये 3 एक्टिविटीज होती हैं हमारे बिजनेस की। सो हमारा कैश किस किन किन एक्टिविटीज से आएगा? इन तीनों एक्टिविटीज से आएगा। सो हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखनी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग देखना है। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कैश अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जो भी नेट आएगा दैट विल बी माई क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, यही है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं है। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। हम लोग
रिपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे ऑपरेशंस की वजह से हमारे पास कैश का कितना फ्लो है, फाइनेंसिंग की वजह से कैश का कितना फ्लो है, ओ सॉरी इन्वेस्टिंग की वजह से कैश का कितना फ्लो है, और फाइनेंसिंग की वजह से कैश का कितना फ्लो है। ध्यान से मुझे देख के बताओ, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट थी, हमारी इनकम स्टेटमेंट थी और हमारी बैलेंस शीट थी, इन वाली स्टेटमेंट्स के थ्रू मुझे ध्यान से देख के एक बात बताना, ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, हमारी इनकम स्टेटमेंट इज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ आवर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का लेखा जोखा ही तो हमारी इनकम स्टेटमेंट हमको बता रही है कि हमारी सेल्स कितनी हुई, हमने कितनी कितनी कॉस्ट इनकर कर दी और हमने कितने पैसे कमा लिए, यही तो बता रही है हमको इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ये जो हमारे करंट लायबिलिटी, ये जो हमारी करंट लायबिलिटी और जो हमारे ये करंट एसेट्स हैं, इन करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स की फॉर्मेशन जो हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द आइटम्स इन द इनकम स्टेटमेंट। अरे कुछ सेल्स हुई, सम सेल्स हैड टेकन प्लेस, और उसमें से कुछ सेल के मुझे पैसे नहीं मिले, उसमें से कुछ सेल के मुझे पैसे नहीं मिले, बिकॉज ऑफ विच मेरा ये करंट अकाउंट रिसीवेबल प्रिपेयर हो गया। जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरी कुछ सेल हुई और उसके पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल प्रिपेयर हो गया। मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने के लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, और उस रॉ मटेरियल के मैंने पैसे पूरे नहीं दिए, इसकी वजह से मेरा ये अकाउंट पेएबल प्रिपेयर हो गया। तो दिस करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स आर इन द मार्केट, मतलब ये फॉर्मेशन में आए बिकॉज ऑफ माई इनकम स्टेटमेंट। सो द आइटम्स इन द इनकम स्टेटमेंट will belong to my cash flow from operating activity as well as the item of my current liability and current assets will belong to my cash flow from operating activity। अभी तक मैंने बताया नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, बट ये वाली आइटम्स हमारी ऑपरेशंस की वजह से डेवलप हो रखी है। सारा का सारा बिजनेस यहीं छुपा हुआ है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर। कैश फ्लो एक प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। ये जो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, ये जो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर हमारा आ सकता है? ये जो हमारा नॉन करंट एसेट्स है, ये किस एक्टिविटी के पार्ट बन सकता है हमारा? दिस नॉन करंट एसेट्स विल बिकम द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग ही तो है नॉन करंट एसेट्स मेरा, मैंने प्लांट एंड मशीनरी में कुछ इन्वेस्ट करा था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। And this part of our equity and our debt, this part of our equity and our debt, it is my cash flow from financing activity। So ये रही आपकी सारी की सारी मैपिंग, आपकी सारी की सारी मैपिंग यहीं छुपी पड़ी है। इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेशन में आई बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस, सो सारी की सारी आइटम विल बी एट्रीब्यूटेबल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमारे फॉर्मेशन में आए बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, so current assets and current liability will be part of my cash flow from operating activities। non current assets will become the part of my investing activities, investments करी ना मैंने कुछ ना कुछ, and then the cash flow from financing activity। आइए इनके बारे में और चर्चा करते हैं और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मैं क्या करूंगा, अपनी कैश फ्लो की एक्टिविटी पर आने के लिए सबसे नीचे से शुरू करूंगा, इनकम स्टेटमेंट में सबसे नीचे से शुरू करूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से देख देख के मुझे बताना। सबसे पहले मैंने क्या करा था, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ये अर्निंग आफ्टर टैक्स कमाया था, कुछ पैसा मैंने डिविडेंड बांट दिया था, कुछ पैसा मैंने रिजर्व में सेव कर लिया था। सो आई विल स्टेट नेट प्रॉफिट स्टोर्ड इन रिजर्व। रिजर्व्स में कितने पैसे ले गया मैं, इससे शुरू कर रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट स्टोर्ड इन रिजर्व्स।
मुझे ये बात बताओ, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, जो अभी तक मैंने कंसिडर नहीं कर रखा है, दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ माई ऑपरेशंस, या फिर ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है? सर, शेयर होल्डर्स ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया एंड नाउ मैं उनको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर चुका हूं। तो शेयर होल्डर्स के साथ जो मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट द ऑपरेशंस, नॉट द ऑपरेशंस। सो आई शुड ऐड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद और ऊपर चलते हैं, इसके बाद क्या आ गया हमारा? इसके बाद आ गया हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, सर डेट होल्डर ने मेरे बिजनेस में पैसे को लगाया, जिसकी वजह से मैंने उनको इंटरेस्ट पे कर दिया। दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ माई, दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ माई ऑपरेशंस, बल्कि ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने ऑपरेशंस में ऐड कर दिया इसको, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है, बेकार में मैंने इसको अपने प्रॉफिट में से लेस कर रखा था, ऐड बैक कर दिया। और यहां मैं अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना, मैंने मेरा कुछ पैसा मैंने डिविडेंड के रूप में दे दिया उनको। सिमिलरली मेरा इंटरेस्ट पेड, मेरा इंटरेस्ट पेड शुड बी एडेड बैक ओवर हियर, मेरा इंटरेस्ट पेड शुड बी एडेड बैक ओवर हियर, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है वो, बेकार में उसको लेस कर रखा है, दोबारा ऐड कर दो। और यहां पर मेरा इंटरेस्ट पेड डिडक्ट हो जाएगा, यहां पर मेरा इंटरेस्ट पेड डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना ये मेरा। आओ इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट हो गया मेरा। इसके बाद और ऊपर आए हम लोग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरा किस चीज का कैश फ्लो है? सॉरी, बीच में मेरा ये मिस हो गया, अदर इनकम एंड एक्सपेंस मिस हो गया, सॉरी। एज्यूम करते हैं कि ये अदर इनकम एंड एक्सपेंस इज द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डन। क्यों कर रहा हूं ये मैं एज्यूम? जब हम नंबर्स वाला एग्जांपल लेंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसको, ठीक है? तो ये जो अदर इनकम है, दैट इज नॉट द इनकम बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, ये बिजनेस की वजह से इनकम नहीं आई है मेरे पास, ऑपरेशंस की वजह से ये इनकम नहीं आई है, तो इसको बेकार में यहां पर ऐड कर रखा है, डिडक्ट कर दो, डिडक्ट कर दो इसको यहां से। ये इसका नाम कुछ और हो सकता है, जब भी हम कोई डिस्कस करेंगे तो नाम कुछ और हो सकता है, आप कंसेप्ट को डिस्कस करना। दिस अदर इनकम, इसको हमने डिडक्ट कर दिया हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से, और कहां ऐड कर देंगे? इट शुड बी एडेड इनटू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। एक बात बताओ, जब मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा तो मैंने एक साथ कैश पे कर दिया होगा? जब मैंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा मैंने एक साथ कैश पे कर दिया होगा। अब जो मैं ईयर ऑन ईयर एक वियर एंड टीयर दिखा रहा हूं, ईयर ऑन ईयर मैं ये दिखा रहा हूं कि मेरे प्लांट एंड मशीनरी को मैंने कैसे कैसे यूज करा, किस फॉर्म में दिखा रहा हूं इसको मैं? डेप्रिसिएशन की फॉर्म में दिखा रहा हूं इसको मैं। तो ये जो मेरा डेप्रिसिएशन है, क्या इसके लिए मैं कभी कोई कैश पेमेंट करने वाला हूं? नहीं। अरे कैश पेमेंट तो कर दिया होगा ना पहले ही, जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी को खरीदा था।
इस डेप्रीसिएशन के लिए मैं कभी भी कोई कैश पेमेंट करने वाला नहीं हूं। सो ये कैसा एक्सपेंस है मेरा? दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस, और मैं क्या बना रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो सर, जो ये मेरा नेट प्रॉफिट है ना, इसके अंदर से मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंस को डिडक्ट कर रखा था जो नॉन कैश है, जिसके बदले मैं कभी कैश देने वाला नहीं हूं। क्या करूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। मुझे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंचना है ना। एड नॉन कैश एक्सपेंस, हमारे एग्जांपल में क्या है? वो डेप्रीसिएशन। इसको ऐड कर दो वापस, ऐड कर दो वापस। सर, इस डेप्रीसिएशन को क्या हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिखेंगे? नहीं, एक साथ सारा पैसा वन टाइम पे कर दिया होगा ना। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। डेप्रीसिएशन, नाउ दिस इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मुझे पैसे पूरे के पूरे नहीं मिले तो इसकी अकाउंटिंग कहां हो रखी होगी? इसकी अकाउंटिंग मेरी अकाउंट रिसीवेबल में हो रखी होगी। अगर मैंने एक्सपेंसेस पूरे के पूरे पे नहीं करे तो इसकी अकाउंटिंग कहां हो रखी होगी? इसकी अकाउंटिंग हमारी अकाउंट्स पेएबल या फिर करंट लायबिलिटी के अंदर हो रखी होगी। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई बैलेंस शीट। डेप्रीसिएशन के बाद जो मेरे एक्सपेंसेस है उसके लिए मैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ जा रहा हूं। नाउ आई एम डिस्कसिंग माई करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हम हमेशा बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर से अब तक में क्या क्या हुआ, प्रीवियस ईयर से अब तक में क्या क्या हुआ, इस चीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर ये बिजनेस शुरू हो रहा है और मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अभी अमाउंट तो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया कि देयर इज अकाउंट रिसीवेबल, देयर आर अकाउंट रिसीवेबल, तो क्या हो गया होगा? मेरे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए होंगे, करंट एसेट्स बढ़ गए होंगे, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए होंगे मेरे। अगर मेरे अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे लोग बढ़ गए जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, अगर मेरे अकाउंट्स के अंदर ऐसे लोग बढ़े हुए हैं जिनसे मुझे आने वाले टाइम में पैसा लेना है, इन अकाउंट रिसीवेबल्स को, इन डेटर्स को मैं एज अ कैश इनफ्लो दिखाऊंगा या एज अ कैश आउटफ्लो दिखाऊंगा? सोच के बताओ। देयर इज इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, क्या ये मेरे, क्या इसकी वजह से मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ है या मेरे पास कैश आउटफ्लो हुआ है? अगर मुझे आने वाले टाइम में पैसा लेना है कुछ लोगों से, तो अभी के लिए मेरा पैसा मार के बैठे हुए लोग, मेरा पैसा लोगों की जेब में है, मेरा पैसा लोगों की जेब में है। सो इज इट अ कैश इनफ्लो और इज इट अ कैश आउटफ्लो? आउटफ्लो। इट इज अ कैश आउटफ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल शुड बी डिडक्टेड। इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, मैंने लोगों से सामान ले लिया और उनको बोला कि पैसा दे दूंगा बाद में। एज ऑन टुडे, आज की डेट में मेरे को आने वाले टाइम में पैसा देना है, वो बात की बात है, बट एज ऑन टुडे मैंने लोगों का पैसा अपनी जेब में रखा हुआ है, लोगों का पैसा मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है। इज इट अ कैश इनफ्लो और इज इट अ कैश आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो तो क्या होगा? एड, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल शुड बी एडेड। ओके, सो प्राइमा फेशिया ये कुछ आइटम्स होंगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ठीक है, जैसे जैसे आने वाले टाइम में आइटम्स आएंगी हम और डिस्कस कर लेंगे। टोटल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहां जाएंगे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे। सो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, इस साल में हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था। परचेज ऑफ प्लांट, ऐसी आइटम को क्या करेंगे हम लोग? डिडक्ट कर देंगे, कैश आउटफ्लो है। अगर हमने सेल करा होता, सेल ऑफ प्लांट, ऐसी आइटम को क्या करते हैं? हम ऐड कर देते, कैश इनफ्लो है। ओके, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर,
हमने शेयर बेच के पैसे इनफ्लो करे, पैसे इनफ्लो करे, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम डेट, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो। सो ये क्या हो जाएगा मेरा? कैश फ्लो फ्रॉम cash flow from investing activity, and this will be my cash flow from financing activity. Cash flow from investing activity and cash flow from financing activity. Okay. हमने एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी। विदाउट नंबर्स हमने अभी तक एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा। नाउ लेट अस मूव टू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल में मूव करते हैं और देखते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल में मूव करते हैं। मैं आपके साथ इस एग्जांपल को यहां पे लिख रहा हूं और इस एग्जांपल की डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी इसको खोल सकते हैं। ओके, एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड started a business of producing television. They had raised 2,50,000 as capital. इस 2,50,000 में से 1 lakh was raised through debt and 1,50,000 was raised through equity. ठीक है जी। अब अगर मैंने डेट इशू करा है, अगर मैंने डेट लिया है, तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। आई हैव टू पे 10% पर एनम एज इंटरेस्ट ऑन डेट आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अब इस पैसों का कंपनी ने क्या करा? इन पैसों से कंपनी ने परचेज करा प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज। कंपनी ने परचेज करा मेरा फर्नीचर फॉर 50,000 रुपीज एंड कंपनी ने इन्वेस्ट करा कुछ पैसा, इन्वेस्ट इन XYZ लिमिटेड 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज कंपनी ने XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग ईयर वन कंपनी ने सेल करी 70,000 की। इस 70,000 में से 30,000 की सेल थी ऑन क्रेडिट, उधार पे सेल कर दी, एंड रेस्ट अमाउंट की जो सेल थी मेरी, दैट इज इन कैश। कंपनी ने परचेज करा रॉ मटेरियल। अब मेरे को अगर टीवी बनाने हैं तो रॉ मटेरियल लगेगा। कंपनी हैज परचेज्ड रॉ मटेरियल फॉर 10,000। आउट ऑफ दिस 10,000, 5,000 ऑन क्रेडिट परचेज करा मैंने, एंड रेस्ट 5,000 वाज ऑन
कैश। कंपनी ने वेजेस पे करे, लेबर पे करी, लेबर के एक्सपेंसेस पे करे 2,000 रुपीज के, 2,000 रुपीज के हमने वेजेस पे कर दिए। अदर एक्सपेंस, अब ये हमारे कैसे एक्सपेंस हो गए? ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ वेजेस, मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस, दीज टू एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट। तो ये कैसे एक्सपेंस हो जाएंगे मेरे? दीज एक्सपेंसेस विल बी माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, these expenses will be my direct expenses, and other expenses, now I am talking about indirect expenses, other expenses जो मेरे corporate house के अंदर हो रहे हैं। rent 1,500, salary 2,500, power 500, security 300, sale and promotion expense, ये क्या हो जाएंगे मेरे? sales and promotion expense will be equivalent to 400, and other expense will be 200. Company has received 2,500 as dividend from XYZ Limited. XYZ Limited ने कुछ प्रॉफिट्स करे, उन प्रॉफिट्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टैक्स रेट इज 25%, टैक्स रेट इज 25%, company decided to pay 25% of profit as dividend. जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी उसमें से 25% को वो कहां पे कर देगी? डिविडेंड के रूप में पे कर देगी वो। लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर एंड लाइफ ऑफ फर्नीचर इज 5 ईयर with no salvage value. Now let us prepare the financial statement for year 1, और इसके बाद मैं आपको year 2 का डेटा भी दूंगा। Let us prepare the financial statement for year 1. ईयर 1 में क्या क्या हुआ उसके बारे में एक बारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होंगी? सबसे पहले वी विल बी प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, we will be preparing income statement, हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। मैं पहले ही 2 साल का डेटा बना रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है मैं दूसरे साल का इंफॉर्मेशन भी दूंगा आपको, बट फॉर नाउ वी आर फिलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 1। सबसे पहले क्या आएगा मेरा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ऑपरेशन से मैंने कितना कमा लिया? ऑपरेशन से मैंने क्या क्या कमाया? सो इस साल के अंदर कंपनी हैज डन द सेल ऑफ 70,000। ओके, सो वी विल राइट होल 70,000
as sale, 70,000 as revenue from operation. We will deduct purchase of raw material as well as wages. हम wages और raw material को इसके अंदर से डिडक्ट कर देंगे। तो हमने कितने की वेजेस परचेज कर ली? हमने 10,000 की वेजेस परचेज करी और 2,000 सॉरी हमने 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज करा और 2,000 की वेजेस दे दी। सो 10,000 माइनस 2,000 माइनस जो नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचा, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। माई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। 60 माइनस 2, इट इज कमिंग टू 58,000। अब मैं इसके अंदर से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या थे मेरे? रेंट, सैलरी, पावर, सिक्योरिटी, दिस रेंट, सैलरी, पावर, सिक्योरिटी, सेल्स, अदर एक्सपेंस, ये सारे के सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनको माइनस कर दूंगा मैं। सो आई विल डिडक्ट rent, the expense for rent, which is 1,500. Power 500. I will deduct security. Security guard बैठाया होगा मैंने 300. सर क्या इसमें से कुछ एक्सपेंसेस इसका पार्ट भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस उसी के अंदर आए, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। बट फॉर नाउ आई एम एज्यूमिंग कि ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। सिक्योरिटी, प्रमोशन एक्सपेंस, प्रमोशन एक्सपेंस 400. I will deduct my, okay, these were the expenses, other expenses, which will be, other expenses are 200. Okay, I have to deduct something else. एक चीज और डिडक्ट करनी है, which is known as depreciation. Depreciation. मैं अपनी, मेरा प्लांट जो मैंने परचेज करा 1,00,000 रुपए का, ये 10 साल तक मैं यूज करूंगा। मैंने जो फर्नीचर परचेज करा 50,000 रुपीज का, इसको मैं 5 साल तक यूज करूंगा। अभी 1 साल जा चुका है, 1 साल जा चुका है, 1 साल की यूजेज मैं कर चुका हूंगा। सो 1 साल का डेप्रीसिएशन विल बी इक्वल टू, सिंस कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है, मेरा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट विल बी इक्वल टू 1 लाख। कोई सेल्वेज वैल्यू तो है नहीं, कुछ पैसा बचेगा ही नहीं एट द एंड, सारा का सारा 1,00,000 रुपए मैं यूज कर लूंगा, डिवाइडेड बाय 10, 10,000। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा मेरा? 10,000। एंड डेप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना हो जाएगा मेरा? 50,000 माइनस 0, सारा का सारा यूज कर लूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया? 10,000 ही है ये भी। Depreciation of furniture will be equivalent to 10,000. 10,000. Okay. After this, मैं कहां पहुंच गया? आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बिजनेस को ऑपरेट करते करते, बिजनेस को, ऑपरेशंस को देखूं अगर मैं, तो मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट करा।
So 58,000 minus 300 minus 400 minus 200 minus. So my operating profit is 35,100. This is my operating profit. कुछ पैसा मैंने डिविडेंड से अर्न करा था, डिविडेंड इनकम. सो जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम जो है मेरी, दैट इज माई अदर इनकम. ये मेरे ऑपरेशंस का हिस्सा थोड़ी ना है. दिस इज अदर इनकम ऑफ माइन. कितना पैसा अर्न करा था मैंने अपने डिविडेंड से? कंपनी हैज अर्नड 2500 एज डिविडेंड. सो 2500 का डिविडेंड अर्न करा था मैंने. व्हाई एम आई डिडक्टिंग? शुड बी एडेड. 2500 का डिविडेंड अर्न करा था मैंने, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस. मेरा डेट आउटस्टैंडिंग कितना है इस ईयर 1 के अंदर? मेरा डेट आउटस्टैंडिंग कितना है? मेरा डेट आउटस्टैंडिंग कितना है इस ईयर 1 के अंदर? मैंने डेट ले रखा है, मैंने डेट ले रखा है. अभी मैं बैलेंस शीट पे पहुंचा नहीं हूं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने डेट ले रखा था 1 लाख रुपए का, एंड इसमें से 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना ऑन द डेट आउटस्टैंडिंग. सो मेरा डेट आउटस्टैंडिंग इज 1 लाख. इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी 1 लाख इंटू 10%. कितना आ गया? ये भी 10,000 ही है मेरा. 10,000 जो बच गया, दैट विल बी नोन एज अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स से पहले जो मैंने पैसा कमा रखा है, इट इज कमिंग टू 27,600 लेस. अब मैं टैक्सेस पे कर दूंगा, टैक्सेस पे कर दूंगा. कितना टैक्स पे करना है मेरे को? 25%. मेरा टैक्स रेट कितना है? आओ देखते हैं यहां पे एग्जांपल के अंदर. मेरा टैक्स रेट कितना है? माय टैक्स रेट इज 25%. सो आई शुड पे द टैक्सेस ऑफ 25%. मैंने 27,600 रुपीज कमाए. क्योंकि ये मैंने पैसे कमाए हैं, तो मेरे को गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ेंगे ऑफ 0.25. 6,900 रुपीज मैंने टैक्सेस पे कर दिए. जो बचा वॉज माई अर्निंग आफ्टर टैक्स. जो बचा वॉज माई अर्निंग आफ्टर टैक्स. कितना हो गया? 27,600 माइनस 6,900. कितना बच गया मेरे पास? 20,700 इज माई अर्निंग आफ्टर टैक्सेस. अब मुझे इस अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में से कुछ पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में दे देना है. कितना पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे इसमें से? 30% ऑफ द कंपनी अर्निंग will be distributed as dividend. So 20,700 multiplied by 30%. 6,210. This amount will be distributed as dividend. Net profit transferred as reserve. Net profit transferred as reserve. 14,490. दिस इज द नेट प्रॉफिट जो मैं रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा बैलेंस शीट के अंदर. राइट. सो हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर ली. हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया. साथ ही साथ हमने ईयर 2 के लिए जगह भी छोड़ दी. ईयर 2 के लिए जगह भी छोड़ दी हमने. ओके. नाउ
वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो इसको रब कर देता हूं मैं। I am preparing the balance sheet. ईयर 1, ईयर 2। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? मेरे सोर्सेज ऑफ फंड, दैट इज माई इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने कितने की कैपिटल इशू करी थी? मैंने कितने के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे थे? देखो एग्जांपल में कितना कैपिटल इशू करा था मैंने इक्विटी का। आई हैड इशूड 1,50,000 का इक्विटी। आई हैड इशूड 1,50,000 का इक्विटी। एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है मेरा? यहां पर मैंने कैलकुलेट करा था, नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स इज 14,490। 14,490, total of which is 164,490, 164,490। ये मेरा टोटल हो गया। ओके, इसके बाद मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज ड्राफ्ट करी, जिसके अंदर मेरा लॉन्ग टर्म डेट आएगा। मैंने कितने का डेट रेज कर रखा था? 1,00,000 रुपीज का। सो माई 1,00,000 रुपीज will be raised is risen through debt। इसके अलावा मेरी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, लेट्स मूव टू करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, सो माय करंट लाइबिलिटीज आर, जब मैं यहां पे सेल कर रहा था, जब मैंने यहां पे परचेजेस करी थी, तो मैंने 5,000 की परचेजेस क्रेडिट पे करी थी। ये 5,000 की परचेज मैंने क्रेडिट पे करी थी, तो ये क्या बन गया मेरा? अकाउंट पेएबल। 5,000 रुपीज का अकाउंट पेएबल बन गया मेरा। इसके अलावा क्या मेरी कोई करंट लाइबिलिटी है? प्लीज टेल मी। इसके अलावा क्या मेरी कोई करंट लाइबिलिटी है यहां पे? नहीं। ओके, रेस्ट मैंने एज्यूम करा है कि मैंने सारा कुछ पेमेंट कर दी। सो दिस विल बिकम द टोटल, दिस विल बिकम द टोटल। कितना आ रहा है मेरा? टोटल ऑफ ए कितना आ रहा है मेरा? टोटल ऑफ ए कितना आ रहा है मेरा? टू 6,9,490, 269,490। Now let us move towards, non-current asset। नॉन करंट एसेट्स वो क्या है मेरा? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है मैंने? 1,00,000 की। बट उसमें से कुछ अमाउंट तो मैंने डेप्रिसिएशन का लगा दिया। सो मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की प्लांट एंड मशीनरी बच गई? 90,000 रुपीज की। सिमिलरली
फर्नीचर कितना है मेरा 5 लाख, इसमें से 10,000 का मैंने 5 लाख नहीं, माई फर्नीचर इज फॉर 50,000, आई एम सॉरी, माई फर्नीचर इज फॉर 50,000, इसमें से मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, 10,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, मेरा जो रिमेनिंग एसेट बच गया वॉज फॉर 40,000, 40,000 एज वेल एज मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट इन XYZ, कितने की इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने 25,000 की, इन्वेस्टमेंट इन XYZ 25,000, राइट, राइट, so this will give me the total of my non-current assets, non-current assets, चलो आगे ही लगाएंगे टोटल, तो इसके बाद करंट एसेट्स, current assets, current assets will be my account receivable, मैंने जब सेल करी है 70,000 रुपीज की, आउट ऑफ विच 30,000 रुपीज इज ऑन क्रेडिट, 30,000 की सेल मैंने क्रेडिट पे कर रखी है, सो माई अकाउंट रिसीवेबल विल बी 30,000, मेरे को 30,000 रुपए बाजार से लेने हैं, 30,000 रुपए मुझे बाजार से लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल विल बी 30,000 एंड देयर विल बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका आंसर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। ओके, let us prepare the cash flow statement. Let us prepare the cash flow statement. तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट इनकम ट्रांसफर टू रिजर्व, कितनी है मेरी नेट इनकम जो ट्रांसफर करी है मैंने रिजर्व में, इट इज कमिंग टू 14,490, इट इज कमिंग टू 14,490, आफ्टर दैट डिविडेंड जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ही नहीं, तो क्या करूंगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर दूंगा। कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा था 6,900 का, 6,210, 6,210, दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एडेड बैक, और ये कहां पर डिडक्ट होना चाहिए, this should be deducted over here, cash flow from financing activity, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 6,210, यहां पर डिडक्ट होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके बाद ऊपर गए और ऊपर गए तो हमको पता चला कि हमने कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, हमने कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 10,000 इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, ये किसका पार्ट बनना चाहिए, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ये मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहिए। इसके बाद
क्या आया मेरा? डिविडेंड इनकम। मेरा आ गया डिविडेंड इनकम। दिस डिविडेंड इनकम, ये किसकी वजह से है मेरी डिविडेंड इनकम? दिस डिविडेंड इनकम इज बिकॉज ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। सो डिविडेंड इनकम शुड बी एडेड हेयर। कितने का है डिविडेंड इनकम मेरा? डिविडेंड इनकम है मेरा 2500 का। एंड हेयर ये मेरा ऑपरेशन का पार्ट है ही नहीं, तो बेकार में उसको यहां पर हमने ऐड कर रखा था। डिडक्ट कर दो, डिडक्ट कर दो। इसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड फर्नीचर 10,000 10,000। दिस डेप्रीसिएशन, इसका क्या करूं? डेप्रीसिएशन I should add non-cash expense, that is depreciation over here. ऐड कर देना है इसको मैंने यहां पे। इस डेप्रीसिएशन के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए। इस डेप्रीसिएशन के बाद हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अपने ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए। इन सारी चीजों का हिसाब हमको कहां पर मिलेगा? करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स में। आइए देखते हैं। इस साल मेरे ऑपरेशन शुरू ही हुए हैं एंड मेरी करंट लायबिलिटी दैट इज अकाउंट पेबल बढ़ गए कितने से? 5,000 से। मेरे करंट लायबिलिटी के अंदर जो मेरे क्रेडिटर हैं, जो मेरे अकाउंट पेबल हैं, वो बढ़ गए 5,000 से। मैंने दुनिया के पैसे अपनी जेब में रख रखे हैं, मैंने दुनिया के पैसे मार रखे हैं। सो द इंक्रीज इन अकाउंट पेबल शुड बी एडेड। ये इनफ्लो है मेरा। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल 5,000 is my inflow. Now let us move to current assets. current assets करंट एसेट्स में मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल हैं 30,000 के। दुनिया वालों ने मेरे 30,000 रुपए अपनी जेब में रख रखे हैं। इज इट अ कैश इनफ्लो और इज इट अ कैश आउटफ्लो? आउटफ्लो। सो माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितने? 30,000 नेगेटिव। क्या इसी के साथ मेरे ऑपरेशंस की सारी आइटम खत्म हो गई? हां, मैंने इनकम स्टेटमेंट को कवर कर लिया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कवर कर लिया। बचा क्या? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, सो नॉन करंट एसेट्स के चीजें कहां पर आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस साल मैंने प्लांट परचेज करा था, परचेज ऑफ प्लांट कितने का? कितने का प्लांट परचेज करा मैंने? 1,00,000 रुपए, 1,00,000। इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर, कितने का फर्नीचर परचेज करा मैंने? 50,000। आउटफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन XYZ कितने की थी? 25,000। आउटफ्लो। और मैंने कुछ पैसा रेज करा था, प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी। कितने की प्रोसीड आई मेरे पास इक्विटी से? कितने की प्रोसीड आई मेरे पास इक्विटी से? 1,50,000 की, 1,50,000। द प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी हैज बीन 1,50,000। The proceed from debt is 1,00,000. The proceed from debt is 1,00,000. Okay, with this we have completed. हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सारी की सारी एक्टिविटीज को कवर कर लिया। नाउ चलो इन सबका टोटल लगा लेते हैं।
आइए टोटल लगाते हैं इन सबको। कितना है ये? 14,490 प्लस 6,210 प्लस 10,000 लेस 2,500 प्लस 1,000 लेस 30,000. So it is coming to 23,200. Cash flow from investing activity is coming to negative 17,250. Cash flow from financing activity is coming to $233,790. क्योंकि ये ऑपरेशंस आज अभी अभी शुरू हुए हैं, सो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? कुछ भी नहीं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कमिंग टू 23,200. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कितना आ रहा है मेरे पास? negative 172,500. negative 172,500. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 233,790. मेरा टोटल क्या हो गया? 84,490. 84,490. सो मेरा कैश एंड कैश इक्वलेंट का क्लोजिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू 84,490. सो मेरा टोटल ऑफ बी कितना आ रहा है? $269,490 विच इज मैचिंग. मेरा A इज इक्वल टू B मैच कर रहा है. A इज इक्वल टू B मैच कर रहा है. अब कुछ एनालिस्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. कुछ एनालिस्ट वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं. आप एक एनालिस्ट हो और आपको यह डिसाइड करना है वेदर दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट. आपको यह डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं. टेल मी, विल यू लुक एट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट? कमेंट करो अपने आंसर्स को. आप किस प्रॉफिट को देखेंगे? आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट रख दी गई. क्या आप उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे या फिर नेट प्रॉफिट को देखेंगे? सर, जब भी हम बिजनेस एक्वायर की बात करेंगे, जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वी विल ऑलवेज लुक इनटू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. यहां तक बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो आ चुका है. और इसके बाद हमारा कोई ऑपरेशंस की वजह से प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं है. इसके बाद वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड्स. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड टू डेट होल्डर. डेट होल्डर को फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इंटरेस्ट देके. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कह रही है भाई हमारा हिस्सा हमको दो, टैक्सेस. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड टू द इक्विटी शेयर थ्रू डिविडेंड और थ्रू एनीथिंग. तो ये तो मैं चेंज कर सकता हूं ना. अगर मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करने जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं सारा का सारा पैसा डेट पे लेके जाऊंगा. हो सकता है मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी से एक्वायर करूं. हो सकता है कि ये जो कंपनी का मिक्स है मैं उस मिक्स को चेंज कर दूं. तो मुझे जब भी मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करने जाऊंगा, मुझे किस प्रॉफिट को देखना चाहिए? आई शुड ऑलवेज कंसिडर माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आई शुड ऑलवेज कंसिडर माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट.
और डिस्कस करते हैं। मैंने 3 एक्टिविटीज के बारे में बात करी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। मैंने इन 3 एक्टिविटीज के बारे में आपसे बातचीत करी। एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? आइडियल सिनेरियो के अंदर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होगा कि हम अपने धंधे से पैसा को कमा पा रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी शुड बी नेगेटिव कि हमारा गोइंग कंसर्न है, हम आने वाले टाइम में और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, नए नए प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगा। और एक आइडियल सिनेरियो के अंदर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी ऑलमोस्ट नेगेटिव होना चाहिए कि हमारा जो डेट वगैरह है हम उनको भी रीपे करते चले जा रहे हैं, हमारा जो डेट वगैरह है हम उनको भी रीपे करते चले जा रहे हैं। और ये तो चलो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट सपोज एक सिनेरियो ऐसा आया वेयर योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज नेगेटिव, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। आप देख रहे हो ये वाला बिजनेस कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। वो फाइनेंस से पैसा उठा रहा है, ऑपरेशन से पैसा कमा नहीं रहा, और प्लांट एंड मशीनरी को भी बेचता चला जा रहा है। ये तो पैसे लेके भागने के मूड में है, पैसे लेके भागने के मूड में ये वाला तो, बिकॉज ऑफ विच मैं कह रहा हूं कि आपका जो आइडियल सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। नाउ हमने आज की क्लास के अंदर फ्लो ऑफ फंड के बारे में जानकारी हासिल करी। हमने यह डिटरमाइन करने की कोशिश करी कि हमारा फंड किस किस तरीके से फ्लो करेगा, हमारी इनकम स्टेटमेंट से होते हुए हमारी बैलेंस शीट में पैसे कैसे आएंगे, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। मैं आपको जो एग्जाम्पल देने वाला हूं, जो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, उसके अंदर मैं आपको ईयर 2 का डेटा भी दूंगा। आपको वो इंफॉर्मेशन खुद से एनालाइज करके प्रिपेयर करनी है। दिस इज योर टास्क। आपको वो इंफॉर्मेशन खुद से एनालाइज करके प्रिपेयर करनी है और बताना है मुझे कि क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई। टिल देन, थैंक यू and we'll meet in some other topic. Bye.